हेलो स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस अबाउट द पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से। तो आप देखिए कि पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन जो सब्जेक्ट है उसका ये हमारा थर्ड क्लास है। जो प्रीवियस क्लासेज हैं उसके अंदर स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया है कि इस सब्जेक्ट को आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट सोर्सेज हैं वो आपको यहाँ पे फॉलो करने हैं। इसके अलावा आप देखिए कि जो ब्रिटिश इंडिया का जो समय है उस समय किस तरीके से कुछ डिफरेंट डिफरेंट जो एक्ट्स हैं जिसके अंदर आपको रेगुलेटिंग एक्ट है, चार्टर एक्ट है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, उनके थ्रू किस तरीके से कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का जो जर्नी है उसके पर्सपेक्टिव से हमने डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट क्लास है उसके अंदर हमने डिस्कस किया था इस सब्जेक्ट के जो इम्पोर्टेंट सोर्सेज हैं हमारा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का जो प्रिपरेशन है उसके रिगार्डिंग में। अगर आपको यहाँ पे जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो नहीं है तो आपको एनसीईआरटी का जो बुक है वो रेफर करना है। उसके बाद में आप देखिए कि कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक जो मैक्सिमम एस्पिरेंट्स के द्वारा रेफर की जाती है, लक्ष्मीकांत का बुक हो या डीडी बासु का बुक हो, इनमें से किसी एक बुक को आप यहाँ पे रेफर कीजिए। सुभाष कश्यप सर का बुक है। इसके अलावा स्टूडेंट जो करंट यहाँ पे डेवलपमेंट है उसके रिगार्डिंग में न्यूज़पेपर है, किसी भी इंस्टीट्यूशन का जो करंट अफेयर का कंपाइलेशन है उसको आप रेफर कर सकते हो एज ए इम्पोर्टेंट सोर्सेज के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स जो क्लास नंबर सेकंड है उसके अंदर हमने डिस्कस किया था जो हिस्टोरिकल यहाँ पे जो डेवलपमेंट है, हिस्टोरिकल जो डेवलपमेंट है कॉन्स्टिट्यूशंस का इंडिया के, आप देखिए कि ब्रिटिश इंडिया के एरा के समय में उनके बारे में हमने डिस्कस किया। उससे पहले आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो एंशियंट समय है, एंशियंट एंड मेडिवल हिस्ट्री का जो समय है उस समय भी कुछ इंस्टीट्यूशंस का आपको डेवलपमेंट है वो देखने के लिए मिलेगा, उनके बारे में भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। कैसे आप देखिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के लिए आती है एज ए ट्रेडिंग कंपनी के रूप से। फिर आप देखिए कि अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो डोमिनेंस है उसको ये इस्टेब्लिश किया जाता है। बंगाल के अंदर इनिशियल फेज के अंदर जो डोमिनेशन है वो आपको इनका देखने के लिए मिलता है। फिर आप देखिए कि 1757 के समय में बैटल ऑफ प्लासी के थ्रू अपना जो एरिया है ये कैप्चर करते हैं। लार्जर एरिया का जो कैप्चर है वो 1764 के समय आपको देखने के लिए मिलेगा जब बैटल ऑफ बक्सर के थ्रू इनके द्वारा आप देखिए कि जो बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा का जो एरिया है उसको कैप्चर किया गया। उसको कैप्चर करने के साथ ही जो शाह आलम सेकंड नाम के जो रूलर हैं, शाह आलम सेकंड नाम के जो रूलर हैं उनके द्वारा एक फरमान इश्यू किया जाता है। फरमान के अंदर में आप देखिए कि दीवानी राइट्स वो ग्रांट कर दी जाती हैं। दीवानी राइट्स बेसिकली क्या है, रेवेन्यू के पर्सपेक्टिव से जो राइट्स हैं, रेवेन्यू के पर्सपेक्टिव से जो राइट्स हैं वो दे दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। स्टूडेंट्स उसी के बैकग्राउंड डेवलपमेंट के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो अदर फॉरेन जो कंपनीज इंडिया के लिए आती हैं जिसके अंदर फ्रेंच का भी कंपनीज है, पोर्तुगीज का भी कंपनीज है और आप देखिए कि डच का भी जो कंपनी है, उन सभी जो फॉरेन पावर्स हैं उनको इंडिया से निकाल दिया गया था, उनको डिफीट कर दिया जाता है इंडिया से ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। आप देखिए कि जस्ट आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी के बाद में 1760 के समय में बैटल ऑफ वांडीवोस के थ्रू जो फ्रेंच का जो पावर्स हैं उनको इंडिया से आप देखिए कि उनका जो रिमूवल है, उनका कुछ एरिया के अंदर में जो कुछ एरिया तक आप देखिए कि उनको कंट्रोल किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया जाता है। बैटल ऑफ वांडीवोस आपको जरूर से पता होना चाहिए। बैटल ऑफ वांडीवोस के थ्रू फ्रेंच को आप देखिए कि इंडिया के अंदर में एक एरिया के अंदर में सेग्रीगेट कर दिया जाता है जो चंद्रपुर का एरिया है, जो आपको प्रेजेंट समय में पौंडीचेरी का जो एरिया है वो देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स उसी समय में जो कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स हुआ करते थे, उनके द्वारा आप देखिए कि कंटिन्यूस जो प्रॉफिट है उसको गेन किया जाएगा, ऑफिशियल्स के द्वारा प्रॉफिट को गेन किया जाएगा। बट कंपनी का जो बैलेंस शीट है, कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो कंटिन्यूस आपको शो करेगा कि कंपनी यहाँ पे एक लॉस मेकिंग एंटिटी है। लॉस मेकिंग एंटिटी के रूप से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा ब्रिटिश पार्लियामेंट के वहाँ पे। तो उसी समय में ब्रिटिश पार्लियामेंट के वहाँ पे जो डिमांड है वो रेज होता है कि कंपनी को जो रेगुलेट है वो किया जाए। कंपनी के द्वारा इंडिया के अंदर में जो रेवेन्यू को जो प्लंडर किया गया है उसके अंदर जो शेयरिंग है वो भी कैरी आउट किया जाए। स्टूडेंट 1767 के समय में फर्स्ट टाइम जो कंपनी के जो अफेयर्स हैं उनको रेगुलेशन के रिगार्डिंग में जो डिमांड है ब्रिटिश पार्लियामेंट के वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए उसी के लेटर फेज के अंदर में 1773 के समय में जो फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट है वो एग्जिस्टेंस के अंदर में आता है। फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट आता है, उसके जो प्रोविजंस हैं उनको हमने डिस्कस किया है। एक बार हम रिवीजन के कॉन्सेप्ट से इनको एक बार रिवाइज करते हैं कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके थ्रू किस तरीके से जो चेंजेज है उसको कैरी आउट किया गया। 1773 के समय में आप देखिए कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्रिएट किया गया। जो मद्रास एंड बॉम्बे का जो प्रेसिडेंसी है उसको सबॉर्डिनेट बना दिया जाता है। बॉम्बे और मद्रास का जो प्रेसिडेंसी है उनको सबॉर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर में।
इसके अलावा आप देखिए कि जो कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं उनको प्राइवेट ट्रेड करने से मना कर दिया गया कि कंपनी के ऑफिशियल्स के द्वारा प्राइवेट ट्रेड है, लोकल जो पर्सन है उसके साथ में किसी भी तरीके का जो प्रेजेंट है, जो ब्राइब्स हैं वो नहीं कैरी आउट कर सकते हैं। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स फर्स्ट हमारे यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है वो हुआ करते थे। फिर आप स्टूडेंट्स इसी समय में आपको सुप्रीम कोर्ट का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन के रिगार्डिंग में कि कंपनी का जो यहाँ पे जो गवर्नर जनरल का जो काउंसिल को कवर किया जाएगा या नहीं कवर किया जाएगा, उसके रिगार्डिंग में 1781 का जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि कुछ यहाँ पे जो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के जो डिफरेंसेज है वो क्रिएट होते थे, उन्हीं को रिजोल्व करने के रिगार्डिंग में या उनको सेटल डाउन करने के पर्सपेक्टिव से 1781 का ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट है वो आता है। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पे एक न्यू बॉडी है उसको क्रिएट किया गया, जिसके द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कंपनी के जो रेवेन्यू है, सिविल है, मिलिट्री अफेयर्स हैं, उनको कंट्रोल करने का जो कोशिश है वो किया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का जो पोस्ट है वो यहाँ पे क्रिएट किया जाता है। तो ये आपको कुछ डेवलपमेंट 1773 के समय देखने के लिए मिलता है। 1784 के समय पिट्स इंडिया एक्ट यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट में आता है। पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू आप देखिए कि कंपनी के जो पॉलिटिकल फंक्शन है, कंपनी के जो कॉमर्शियल फंक्शंस हैं उनका डिस्टिंग्विश किया गया, उनको सेपरेट यहाँ पे किया जाता है कि जो पॉलिटिकल फंक्शंस है वो डिफरेंट है, जो यहाँ पे कॉमर्शियल फंक्शंस है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। आप देखिए कि उसके रिगार्डिंग में आपको ड्यूल गवर्नमेंट का एक कॉन्सेप्ट है, उसको भी वहाँ पे डबल गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको इस्टेब्लिश किया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक न्यू बॉडी है उसको क्रिएट किया जाता है और उसको कम्प्लीटली जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं वो उसको दिए जाते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास में आपको जो कॉमर्शियल अफेयर्स हैं वो आपको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास में देखने के लिए मिलेगा। तो ये पिट्स इंडिया एक्ट है, उसके अंडर में आप देखिए कि ब्रिटिश पोजीशन का जो इंडिया है वो बताया गया था। उसी के लेटर फेज के अंदर में स्टूडेंट्स आपको आप देखिए कि 1793 का भी एक एक्ट है वो आएगा। 1786 के समय भी एक कुछ अमेंडमेंट्स है उनको चेंज किया गया था। जो गवर्नर जनरल हैं उनको आप देखिए कि कमांडर इन चीफ है वो क्रिएट किया जाता है। कॉर्नवालिस हैं जो इंडिया के लिए आते हैं, उस समय में कॉर्नवालिस इंडिया के लिए आएंगे तो उनके द्वारा कुछ डिमांड की जाती हैं। 1793 के समय में आप देखिए कि 20 ईयर्स का जो लीज है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं उनको आप देखिए कि जो रेवेन्यू है, इंडिया का जो रेवेन्यू है उसी के थ्रू जो सैलरी है वो प्रोवाइड किया जाएगा। फिर आप देखिए कि 1813 के समय जो कानून है वो आता है। 1813 का जो चार्टर एक्ट है उसके थ्रू क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया गया। कंपनी का जो कॉमर्स है, सभी कॉमर्स को मोनोपोली जो हुआ करता था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको अबोलिश किया जाता है। कुछ एक्सेप्शन वहाँ पे ग्रांट किए गए मोनोपोली के पर्सपेक्टिव से कि आप देखिए कि टी का जो एरिया है, चाय का जो एरिया है और चाइना के साथ जो ट्रेड कैरी करना है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही कैरी किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट होता है। ये सेंट्रलाइजेशन अपने पीक के ऊपर पहुँचता है 1833 के समय में। 1833 के समय में जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करता था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का एक ऑल ओवर इंडिया का एक बॉडी है उसको क्रिएट किया जाता है। इस बॉडी के क्रिएशन के साथ ही आप देखिए कि यहाँ पे जो बॉम्बे और मद्रास का जो प्रेसिडेंसी हुआ करता था, उन प्रेसिडेंसी का जो लेजिस्लेटिव पावर है, बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर्स हैं उनका जो लेजिस्लेटिव पावर है उससे उनको डिप्राइव किया जाता है। कि कम्प्लीटली यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के अंदर एक बॉडी है जिसको कि कम्प्लीटली जो लेजिस्लेशन का जो पावर है वो दिया गया है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी के आप देखिए कि जो मोनोपोली है, जो कॉमर्शियल एक्टिविटी है, उनको यहाँ पे अबोलिश किया जाएगा, उसको कम्प्लीटली एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के रूप से सेटअप किया जाएगा 1833 के समय में। सिविल सर्वेंट्स के रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग में एक प्रॉमिस किया जाता है, बट बाद में वो आप देखिए कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा ऑब्जेक्ट किया जाएगा। जैसे कि 1813 के समय में आप देखिए कि एजुकेशन के रिगार्डिंग में एक प्रॉमिस होता है बट वो एग्जिस्टेंस के अंदर में नहीं आएगा। स्टूडेंट्स इसी 1833 के लॉ के लेटर फेज के अंदर में आप देखिए कि लॉ जो कमीशन है, लॉ मेंबर है, मकोले हैं, उनको अपॉइंट किया जाएगा। यहाँ पे जब भी आप न्यूज़पेपर्स के अंदर लॉ के रिगार्डिंग में या लॉ कमीशन के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करोगे तो आपको मकोले कमीशन के बारे में, जो फर्स्ट लॉ मेंबर के रूप से अपॉइंट होते हैं, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। फिर आप देखिए कि 1853 का जो यहाँ पे कानून है वो आता है। 1853 का जो लॉ है उसके अंदर में स्टूडेंट्स अब आपको जब लेटर फेज के अंदर अंडरस्टैंड करना है तो 1853 का जो कानून है उसके पर्सपेक्टिव से भी चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो जरूर से होना चाहिए।
आप देखिए कि 1853 का जो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 है, उसके थ्रू जो कंपनी का जो रूल है उसको 20 ईयर्स का जो एक्सटेंशन नहीं दिया गया। यहाँ पे स्पेसिफिक जो टाइम पीरियड है वो नहीं बताया गया कि कोई टाइम पीरियड का जो मेंशन है, नो टाइम पीरियड इज मेंशन। तो आप देखिए कि कंपनी का जो रूल है उसको कभी भी अबोलिश है वो किया जा सकता है। इसका जो आपको एक अपीयरेंस है वो देखने के लिए मिलेगा। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो एज ए मिनी पार्लियामेंट के रूप से उसका वर्क इंडिया के अंदर है। सेंट्रल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसका जो वर्क है वो एज ए मिनी पार्लियामेंट के रूप से हुआ करता है। सिविल सर्वेंट्स का जो ओपन कंपटीशन के थ्रू जो रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। और आप देखिए कि इसके अलावा और भी काफ़ी कुछ जो चेंजेज हैं उनको यहाँ पे कैरी आउट किया गया। फर्स्ट टाइम आपको जो लोकल रिप्रेजेंटेशन है उसका जो मेंशन आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा का जो रीजन है वहाँ से जो रिक्रूटमेंट है उसको कैरी आउट किया जाता है। स्टूडेंट्स, इसी के लेटर फेज के अंदर में आप देखिए कि ये तो हमारा प्रीवियस क्लास का जो टॉपिक्स है उनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब आप देखिए कि इसी का जो लेटर फेज है 1773 से जो जर्नी स्टार्ट होता है और ये जर्नी आपको कंटिन्यूस 1853 तक देखने के लिए मिलेगा। बट स्टूडेंट्स, इसी के लेटर फेज के अंदर में 1857 का जो रिवोल्ट है उसको हमारे जो रिवोल्यूशनरीज हैं उनके द्वारा कैरी आउट किया जाता है। स्टूडेंट्स, रिवोल्ट को कैरी आउट किया गया, आप देखिए कि कुछ किंग्स हैं उनके द्वारा भी रिवोल्ट को कैरी आउट किया गया। कुछ हमारे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऐसे एक्ट्स हैं वो लाए गए थे जिनसे कि उनका पावर है, वो जमींदार जो पर्सनस हैं उनको भी पावर से रिमूवल किया गया, तो उनके द्वारा भी रिवोल्ट के अंदर पार्टिसिपेट है वो किया जाता है। तो स्टूडेंट, जैसे ही यहाँ पे 1857 का रिवोल्ट है वो एग्जिस्टेंस के अंदर में आता है, इनिशियल फेज के अंदर में आप देखिए कि जो ब्रिटिश अथॉरिटीज हैं उनको जो डिफीट है वो फेस होगा। इनिशियल फेज के अंदर उनका जो डिफीट है वो फेस होता है, लेटर फेज के अंदर में उनके द्वारा काफ़ी कुछ एरियाज हैं वो कवर किए जाते हैं। उसके बिहाइंड में कुछ रीजन्स इस तरीके से हैं। एक तो आप देखिए कि रिवोल्ट का जो प्रेजेंस है आपको इसी बेल्ट के अंदर में नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। रिवोल्ट का जो प्रेजेंस है सदर्न इंडिया के लिए काफ़ी कम उसका प्रेजेंस है वो हुआ करता था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, कंप्लीट नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर भी जो कंप्लीट जो पर्सन है उनका पार्टिसिपेशन आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। ओनली जो पार्टिसिपेट करने वाले जो पर्सन हैं वो किंग से रिलेटेड हैं। कुछ आप देखिए कि जमींदार्स के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया जिनको कि रिमूव कर दिया गया था पावर से। तो इस तरीके से जो पार्टिसिपेशन है वो भी कंप्लीट नहीं है पब्लिक का। तो 1857 का जो रिवोल्ट है जिसके इनिशियल फेज के अंदर हमारे जो रिवोल्यूशनरीज हैं उनको आप देखिए कि उनका यहाँ पे हाँ विक्ट्री है वो होता है। लेटर फेज के अंदर में ब्रिटिश के द्वारा जो पावर है उसको कैप्चर किया गया। बहादुर शाह जफर हैं उनको आप देखिए कि रंगून के लिए सेंड कर दिया जाता है। बहादुर शाह जफर जिनका लीडरशिप के अंदर जो रिवोल्ट है उसको कैरी आउट किया गया था 1857 का जो रिवोल्ट है। तो आप देखिए कि 1857 का इस रिवोल्ट के लेटर फेज के अंदर में जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ हैं उनको यहाँ पे रियलाइज होता है कि अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन को कैरी आउट करना है तो वहाँ पे कुछ जो कम्प्लीटली इंडिया का जो टेरिटरी है वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिफॉर्म्स हैं उनको आपको वहाँ पे कैरी आउट करना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, 1858 का जो एक्ट है इंडिया के अंदर एग्जिस्टेंस के अंदर आता है। इस एक्ट के अंदर में आप देखिए कि आपको जो कम्प्लीटली जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो रिफॉर्म है वो ही आपको यहाँ पे जो मेन एरिया है वो देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि इस 1858 का जो एक्ट है उसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बताया गया है कि एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये एक्ट है, एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इस एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उनके बारे में डिस्कस करें तो आप देखिए कि यहाँ पे जो कंपनी एक कम्प्लीटली जो ट्रेडिंग कंपनी हुआ करता था, उस कंपनी को कंटिन्यूस यहाँ पे जो पॉलिटिकल पावर्स यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं, उन पावर्स का अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्राउन के द्वारा ले लिया गया। तो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा 1858 के समय में ब्रिटिश क्राउन के द्वारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगी कि ब्रिटिश क्राउन के द्वारा जो कंप्लीट इंडिया के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको लिया गया है। सॉवरेनिटी आप देखिए कि इंडिया का जो ईस्ट इंडिया कंपनी से उनके द्वारा अज्यूम किया जाएगा। फर्स्ट टाइम आप देखिए कि पार्लियामेंट के द्वारा इस तरीके से जो गवर्नेंस ऑफ इंडिया का रिगार्डिंग में आपको जो
इंटरवेंशन है वो देखने के लिए मिलता है। और स्टूडेंट्स इंडिया के यहाँ पे एक इवोल्यूशन आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, कि फर्स्ट टाइम यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल जो गवर्नमेंट है उसको इस्टेब्लिश करने के रिगार्डिंग में रेस्पॉन्सिबल जो गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर है वो देखने के लिए मिलेगा, जो कि लेटर फेज के अंदर में 1937 के समय में इस्टेब्लिशमेंट में आता है। सम काइंड ऑफ द रेस्पॉन्सिबल जो गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर है स्टेट्स के वहाँ पे, प्रोविंस के वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि यहाँ पे पावर का जो एक्सरसाइज है, पावर का जो एक्सरसाइज है वो कंटिन्यूस आपको सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट के थ्रू देखने के लिए मिलता है। कि आप देखिए कि कंप्लीट ऑल ओवर इंडिया के अंदर में जो पावर का जो एक्सरसाइज है वो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट के द्वारा कैरी आउट किया जाएगा। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट आप देखिए कि कुछ यहाँ पे जो वर्ड्स हैं उनको चेंज किया गया है, क्राउन को चेंज किया गया। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट हाईएस्ट ऑफिशियल है यहाँ पे, उनको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर्स का एक काउंसिल हुआ करेगा। 15 मेंबर्स का एक काउंसिल है जो उनको असिस्ट करेगा। स्टूडेंट जो 15 मेंबर्स का जो काउंसिल उनको असिस्ट करेगा, उस काउंसिल के अंदर भी आप देखिए कि कुछ यहाँ पे जो कंपनी के जो ऑफिशियल हैं वो आपको इसके पार्ट देखने के लिए मिलेंगे। कुछ यहाँ पे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो 15 मेंबर्स के अंदर इसका पार्ट रहेंगे। जो ईस्ट इंडिया कंपनी से जिन ऑफिशियल्स को लिया गया था, जो 15 मेंबर्स के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी से जो ऑफिशियल्स यहाँ पे लिए गए थे, तो आप देखिए उनको 10 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे एक लिमिटेशन लगाया गया कि उनके पास में 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इंडिया के अंदर वर्क का। तो स्टूडेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो काउंसिल है या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो इस्टेब्लिशमेंट है, उसके अलावा आप देखिए कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो हुआ करते थे, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, उनका यहाँ पे जो बेसिकली जो नेम है वो चेंज कर दिया जाएगा। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, उनका जो नेम है वो यहाँ पे चेंज कर दिया जाता है वाइस रॉय के नाम से। अब आप देखिए कि जो फर्स्ट वॉइस रॉय हैं वो आपको लॉर्ड कैनिंग है, वो आपको फर्स्ट वॉइस रॉय हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वॉइस रॉय हैं। स्टूडेंट्स लेटर फेज के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है कि जो डबल गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट जो पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का जो कॉन्सेप्ट वो किसके द्वारा स्टार्ट हुआ था 1784 के समय में, पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू। तो आप देखिए कि जो पिट्स इंडिया एक्ट है उसी को यहाँ पे उसी के थ्रू जो इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश हुए हैं इनको बेसिकली अबोलिश कर दिया जाएगा। ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अबोलिश हो चुके हैं 1858 के इस एक्ट के थ्रू में। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पर्सपेक्टिव से हमने डिस्कस किया, 15 मेंबर्स का जो काउंसिल है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो आप देखिए कि ये जो कंप्लीट एक्ट है उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिफॉर्म्स हैं उनको यहाँ पे कैरी किया गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को यहाँ पे कैरी किया जाता है। अब स्टूडेंट्स आप देखिए कि 1857 का जो रिवोल्ट है उसके अंदर यहाँ पे जो रियलाइजेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। 1857 का जो रिवोल्ट है उसके अंदर जो ब्रिटिश अथॉरिटीज है उनको रियलाइज होता है कि इंडियन पर्सनस का जो इंगेजमेंट है, क्योंकि इंडियंस का जो इंगेजमेंट है वो यहाँ पे जरूरी है, इंडियंस का जो इंगेजमेंट है वो यहाँ पे जरूरी है। तो स्टूडेंट्स उसी के रिगार्डिंग में 1861 का जो एक्ट है वो फिर से यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट में आता है। 1861 का जो एक्ट है जिसको कि इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के नाम से जाना करते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। अब इस एक्ट के अंदर में कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट जो चेंजेज यहाँ पे कैरी आउट किए गए हैं उसके पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो इंडियंस का जो कोऑपरेशन है उसको यहाँ पे इंक्रीज करने का जो कोशिश है वो किया जाएगा। तो आप देखिए कि जो रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस है, जो रिप्रेजेंटेटिव जो गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट होता है जस्ट आफ्टर द 1857 का जो रिवोल्ट है उसके बाद में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इंडियंस का जो रिप्रेजेंटेशन है, इंडियन जो पर्सन्स हैं उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स इंडियंस का जो रिप्रेजेंटेशन है, इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पे जो इंडियंस का जो एसोसिएशन लॉ मेकिंग प्रोसेस के साथ में, जिसके अंदर आप देखिए कि वॉइस रॉय के द्वारा कुछ नॉन ऑफिशियल जो मेंबर्स हैं उनको काउंसिल के अंदर में ऐड किया जाएगा। तो इंडियंस का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे यहाँ पे स्टार्ट होता है, नॉन ऑफिशियल मेंबर के रूप से। नॉन ऑफिशियल जो मेंबर हैं उनको यहाँ पे वॉइस रॉय का जो काउंसिल है उसके अंदर ऐड किया जाएगा। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को कहाँ पे ऐड किया जाएगा, वॉइस रॉय का जो काउंसिल है उसके अंदर में
अब स्टूडेंट्स आप देखिए कि लेटर फेज के अंदर में 1892 का जब एक्ट यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट में आता है, तो प्रोविंस के अंदर भी आपको जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं उनका जो नंबर्स है उनको इंक्रीज किया जाएगा प्रोविंस के वहाँ पे भी। 1862 के समय लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, जो लॉर्ड कैनिंग उस समय वाइसरॉय हुआ करते थे, उनके द्वारा कुछ इंडियंस हैं उनको यहाँ पे एसोसिएशन है उसको भी कैरी आउट किया गया है, जिसके अंदर आप देखिए कि राजाओं बनारस हैं, जो राजाओं बनारस हैं उनको यहाँ पे ऐड किया गया नॉन ऑफिशियल मेंबर के रूप से। महाराजाओं पटियाला हैं, महाराजाओं पटियाला हैं, पटियाला कहाँ पे है? पंजाब के वहाँ पे। इसके अलावा स्टूडेंट सर दिनकर राव हैं, तो इस तरीके से जो 3 पर्सन्स हैं उनको एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर के रूप से वाइसरॉय का जो काउंसिल है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसके अंदर नॉमिनेट किया जाता है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम स्टूडेंट्स डिस्कस करें तो जो डिसेंट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस है, आप देखिए कि सेंट्रलाइजेशन 1773 के स्टार्ट होता है, जिसके अंदर जो बॉम्बे और मद्रास है उनको सबॉर्डिनेट बना दिया जाता है बंगाल के। फिर ये जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो आपको 1773 के लेटर फेज के अंदर में 1833 के समय पीक के ऊपर देखने के लिए मिलेगा कि जो लेजिस्लेटिव पावर है उससे भी डिप्राइव कर दिया जाएगा बॉम्बे और मद्रास को, और कम्प्लीटली ऑल ओवर इंडिया का एक टेरिटरी है, एक ऑल ओवर इंडिया का एक अथॉरिटी है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, उसको क्रिएट किया गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इंडियंस का जो रिप्रेजेंटेशन उसके सेकंड फेज के अंदर में आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन है वो भी यहाँ पे स्टार्ट होता है। स्टूडेंट्स अगर हम इस डिसेंट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसके पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि ये जो डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, ये यहाँ पे जो डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ है, ये डिसेंट्रलाइजेशन अपने पीक के ऊपर पहुँचता है 1937 के समय में, जब प्रोविंस के अंदर में कुछ हमारे यहाँ पे जो लोकल जो गवर्नमेंट है वो इस्टेब्लिश होता है प्रोविंस के अंदर में। जो लेजिस्लेटिव पावर जिसको कि लिया गया था, जिसको डिप्राइव किया गया था 1833 के एक्ट के थ्रू में, उस लेजिस्लेटिव पावर को फिर से रिस्टोर किया जाता है बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को। स्टूडेंट्स जो लेजिस्लेटिव पावर है उसको यहाँ पे रीस्टोर किया जाएगा, लेजिस्लेटिव पावर को रीस्टोर किया जाएगा। कौन कौन से जगह के ऊपर में? बॉम्बे और जो मद्रास प्रेसिडेंसी है उसका यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव पावर है उसको बेसिकली रीस्टोर किया गया है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स इस एक्ट के ही पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि नई जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं उनको भी इस्टेब्लिश किया जाता है, जिसके अंदर बंगाल का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, नॉर्थ वेस्टर्न जो प्रोविंस है जो उत्तर प्रदेश है प्रेजेंट समय के अंदर में, उसको नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के नाम से भी जाना करते थे, तो वो आपको देखने के लिए मिलेगा। पंजाब का आप देखिए कि यहाँ पे जो नया लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो स्टूडेंट थर्ड अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि जो न्यू लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है उनको यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया। न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल कहाँ पे इस्टेब्लिश होती हैं? आप देखिए कि बंगाल के वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया, बंगाल के वहाँ पे जो इस्टेब्लिश आपको लेटर फेज के अंदर में 1862 के समय देखने के लिए मिलेगा। बंगाल के अलावा स्टूडेंट्स आपको जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस है, नॉर्थ वेस्ट जो प्रोविंसेज, वहाँ पे आप देखिए कि 1886 के समय इस्टेब्लिश होता है, और इसी के लेटर फेज के अंदर जो पंजाब का जो एरिया है, पंजाब का जो एरिया है वहाँ पे आपको 1897 के समय जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो देखने के लिए मिलेगा। अब आप देखिए कि यहाँ पे हमने देखा कि इस तरीके से कुछ रिफॉर्म्स उनको कैरी किया गया है, बट स्टूडेंट्स कुछ आपको यहाँ पे गवर्नर जनरल या वॉइसरॉय का जो वॉइसरॉय को भी कुछ पावर है वो दिया गया है। आप देखिए कि वॉइसरॉय को भी कुछ यहाँ पे जो पावर है वो आपको देखने के लिए मिलता है। अगर हम स्टूडेंट्स पावर्स के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो वॉइसरॉय को बेसिकली यहाँ पे कोई भी जो प्रोविंस के अंदर में कोई भी एक्ट है उसको कैरी आउट करना है, तो वॉइसरॉय का जो काउंसिल है उसका जो प्रियर सैंक्शन है वो रिक्वायरमेंट है कि अगर यहाँ पे स्टेट का जो काउंसिल है, कोई प्रोविंस का जो काउंसिल है, उसको अगर कोई वर्क को कोई बिल को कैरी आउट करना है तो उसके रिगार्डिंग में जो प्रियर सैंक्शन है उसका रिक्वायरमेंट है। प्रियर सैंक्शन के अलावा स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे जो वॉइसरॉय है उसको कुछ वीटो पावर है वो भी दिया गया है, वॉइसरॉय को कुछ वीटो पावर है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा।
कि वॉइसरॉय के द्वारा किसी बिल को अगर पास किया गया है तो उसको कंसिडर किया जा सकता है क्राउन के पर्सपेक्टिव से। जैसे कि आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो प्रेजेंट समय में जो स्टेट के जो गवर्नर हुआ करते हैं, उनके द्वारा जिस तरीके से बिल है उसको रेफर कर दिया जाता है, कौन से आर्टिकल के थ्रू, आर्टिकल 200 एंड आर्टिकल 201 के अंदर में गवर्नर को जो पावर है बेसिकली असेंट के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, वीटो पावर के अलावा लेजिस्लेटिव जो ऑर्डिनेंस है, पोर्टफोलियो जो सिस्टम है, उसके रिगार्डिंग में भी यहाँ पे जो पावर है वो ग्रांट कर दिया गया। लेजिस्लेटिव जो ऑर्डिनेंस का जो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, प्रेजेंट समय में हमारे यहाँ पे ऑर्डिनेंस किस आर्टिकल के अंडर में है, आर्टिकल 123 के अंदर में आपको जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है जो प्रेसिडेंट के पास में है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो ऑर्डिनेंस के रिगार्डिंग में किसी भी तरीके से कैसे जो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस है, काउंसिल का जो बिजनेस है उसको कंडक्ट करना है, उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि जो रूल्स हैं वो फ्रेम करने का जो पावर है, यहाँ पे रूल फ्रेमिंग ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस के रिगार्डिंग में रूल्स बनाए जा सकते हैं। ऑर्डिनेंस इश्यू करने का जो पावर है, पोर्टफोलियो का जो सिस्टम है कि जो डिपार्टमेंट है उसको इस पर्सन के द्वारा यहाँ पे आप देखिए कि हेड किया जाएगा, जो आपको प्रेजेंट समय में पोर्टफोलियो डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के थ्रू देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो कुछ पावर्स हैं वो यहाँ पे ग्रांट की गई हैं वॉइसरॉय को। तो आप देखिए कि फिर से 1861 के कुछ प्रोविजंस उनको हम यहाँ पे रीड करते हैं। फर्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे इंडियंस का जो एसोसिएशन है उसको स्टार्ट किया गया। 3 पर्सन उनको नॉन ऑफिशियल मेंबर के रूप से ऐड किया जाएगा। राजाओं बनारस हैं, महाराजाओं पटियाला हैं, सर दिनकर राव हैं। डिसेंट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है, जिसके अंदर नई लेजिस्लेटिव जो काउंसिल्स हैं उनको सेटअप किया जाता है। बंगाल है, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का जो काउंसिल है, पंजाब का जो काउंसिल है, उनको कुछ ईयर्स के बेसिस पे सेटअप किया गया। लेजिस्लेटिव पावर है उसको रिस्टोर किया गया, जो 1833 का जो लॉ है उसके थ्रू इनको डिप्राइव कर दिया गया था, और 1773 के थ्रू इनको सबऑर्डिनेट बना दिया गया था। तो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी का जो लेजिस्लेटिव पावर है उसको फिर से रिस्टोर किया जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव काउंसिल, हमने देखा वॉइसरॉय को जो पावर दिया गया रूल मेकिंग बिजनेस के ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग में, प्रियर सैंक्शन रिक्वायरमेंट है यहाँ पे प्रोविंस को अगर कोई लॉ बनाना है। वीटो पावर आप देखिए कि दे दिया गया है यहाँ पे, और इसके अलावा ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, पोर्टफोलियो सिस्टम की रिगार्डिंग में जो पावर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो आप देखिए कि 1892 के समय जो नया एक कानून है जिसको कि इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 के नाम से जाना करते हैं, कि इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, उसको यहाँ पे स्टार्ट किया गया। आप देखिए कि लिटिल बिट जो पावर है उसको भी यहाँ पे इंक्रीज किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आपको देखने के लिए मिलेगा कि एडिशनल यहाँ पे जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं उनके जो नंबर हैं उनको इंक्रीज किया गया है। आप देखिए कि इंडियंस का जो ऐड है वो आपको नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के रूप से ही देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट्स जो नॉन ऑफिशियल जो मेंबर हैं, नॉन ऑफिशियल जो मेंबर्स हैं उनके जो नंबर्स हैं वो यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं, नंबर्स यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को। अब ये नंबर्स आपको जो इंक्रीज है वो देखने के लिए मिलते हैं प्रोविंस के अंदर भी, और सेंट्रल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है। आप देखिए कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं उनके जो नंबर्स को कहाँ कहाँ इंक्रीज किया गया, सेंट्रल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहाँ पे भी इंक्रीज किया गया। जो बेसिकली आप देखिए कि जो प्रोविंशियल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वहाँ पे भी आपको जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज देखने के लिए मिलेंगे नॉन ऑफिशियल जो मेंबर्स हैं उनके। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स लेजिस्लेटिव जो काउंसिल के जो फंक्शंस हैं उनको भी यहाँ पे इंक्रीज कर दिया गया, कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं, जो लेजिस्लेटिव जो काउंसिल हैं उनके जो फंक्शन हैं उनको यहाँ पे इंक्रीज कर दिया गया। फंक्शन को आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे इंक्रीज किया गया, कि यहाँ पे जो बजट का जो डिस्कशन का जो पावर है वो दे दिया गया है, कि बजट को जो डिस्कस है वो कैरी आउट किया जा सकता है। तो कंप्लीट जो करंट ईयर का जो फाइनेंशियल आप देखिए कि जो फाइनेंशियल ईयर है उसके अकाउंट्स के रिगार्डिंग में यहाँ पे जो बजट स्टेटमेंट है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको कैरी आउट किया जाएगा। नेक्स्ट ईयर के परस्पेक्टिव से आप देखिए कि जो करंट यहाँ पे ईयर है, करंट फाइनेंशियल ईयर है, उसका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है
फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आप देखिए कि जिस तरीके से हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे हुआ करता है, उस तरीके के जो फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं उनको मेंटेन करने का जो पावर है वो दे दिया गया। फाइनेंशियल अकाउंट्स। इसके अलावा स्टूडेंट जो नेक्स्ट ईयर है उसके रिगार्डिंग में, नेक्स्ट ईयर के रिगार्डिंग में जो नेक्स्ट फाइनेंस ईयर है उसके पर्सपेक्टिव से बजट का जो पावर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए कि बजट तो दे दिया गया, बजट को भी प्रेजेंट करना है, करंट जो ईयर है उसका भी जो फाइनेंशियल अकाउंट्स है उसको मेंटेन करना है। तो आप देखिए कि बजट का जो डिस्कसिंग पावर है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि बजट तो दिया है और बजट का जो डिस्कशन है उसको भी तो कैरी आउट करना है। तो बजट का जो डिस्कशन पावर है वो यहाँ पे ग्रांट किया गया। अर्लियर फेज के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है कि किसी भी तरीके से जो अथॉरिटी का जो डिसीजन है उसके अगेंस्ट में क्वेश्चंस को रेज नहीं किया जाता था, बट यहाँ पे डिस्कशन का पावर दिया गया है। आप देखिए कि जो क्वेश्चंस है वो एड्रेस किए जा सकते हैं एग्जीक्यूटिव को, जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव को जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे रेज किए जा सकते हैं, क्वेश्चंस रेज किए जा सकते हैं, क्वेश्चंस कैन बी रेज। तो इस तरीके से आप देखिए कि कुछ यहाँ पे जो चेंजेस हैं उनको कैरी आउट किया गया। एक्ट के द्वारा फर्स्ट टाइम आप देखिए कि इनडायरेक्ट जो आपको लिमिटेड और इनडायरेक्ट एक प्रोविजन देखने के लिए मिलेगा इलेक्शन के पर्सपेक्टिव से। आप देखिए कि एक्ट के द्वारा 1892 के एक्ट के द्वारा इनडायरेक्ट एंड द लिमिटेड, इनडायरेक्ट एंड लिमिटेड वे के अंदर में एक इलेक्शन प्रोविजन को कैरी किया गया। बट अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए क्या इलेक्शन वर्ड, जो इलेक्शन का जो वर्ड है क्या उसको मेंशन किया गया, तो स्टूडेंट्स इलेक्शन वर्ड का जो मेंशन है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलता है इस 1892 का जो लॉ है इंडियन काउंसिल एक्ट उसके अंदर में। आप देखिए कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का जो सीट्स है उसको फुलफिल करने के रिगार्डिंग में सेंटर के वहाँ पे या प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के वहाँ पे कुछ आप देखिए कि जो लिमिटेड पर्सन्स हैं उनके द्वारा जो इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू आपको जो नॉमिनेशन का जो प्रोसेस है वो देखने के लिए मिलेगा कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं जिनकी संख्या को यहाँ पे इंक्रीज किया गया था, तो स्टूडेंट जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं उनका जो यहाँ पे किस तरीके से नॉमिनेट करना है, किनके द्वारा उसको नॉमिनेशन को इलेक्ट किया जाएगा, उनका नॉमिनेशन चूज किया जाएगा, तो उसके रिगार्डिंग में सम काइंड ऑफ इनडायरेक्ट एंड लिमिटेड वे के अंदर में आपको जो बजट का जो इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको इस लॉ के थ्रू में देखने के लिए मिलेगा। अब ये किसके द्वारा चूज किए जाएंगे, यहाँ पे जो लोकल आप देखिए कि जो लोकल कुछ चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, कुछ आपको जो डिफरेंट डिफरेंट आप देखिए कि म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी हैं, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार्स के जो चैम्बर्स हैं, उनके थ्रू ये जो कंप्लीट जो प्रोसेस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इनडायरेक्टली वे के अंदर जो इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पे मेंशन किया गया है इनडायरेक्ट वे के अंदर में, ये 1892 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट है उसके अंदर मेंशन है। तो स्टूडेंट्स ये हमने 1892 का जो लॉ है इंडियन काउंसिल एक्ट है उसके पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया। नेक्स्ट आप देखिए कि आपको मोर्ले मिंटो जो एक्ट है 1909 का, जिसके अंदर फर्स्ट टाइम जो सेपरेट इलेक्टोरेट है उसका कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है। जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज होंगे कंटिन्यूस, यहाँ पे जो 16 नंबर्स कर दिए गए थे वो नंबर्स यहाँ पे इंक्रीज होते हैं, 60 तक उनको कर दिया जाएगा। तो उन सभी जो एक्ट के जो प्रोविजंस है उसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। इस क्लास के अंदर आप देखिए कि हमने डिस्कस किया 1858 का जो कानून है जिसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस इन इंडिया के रिगार्डिंग में भी जाना करते हैं। आफ्टर द 1857 का जो रिवोल्ट है उसके बाद में इसको लाया गया था। तो कम्प्लीटली जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो चेंजेस है आप देखिए कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो चेंजेस है उनको यहाँ पे कैरी किया गया 1858 के थ्रू। फिर 1861 के समय इंडियंस का जो एसोसिएशन है उसको यहाँ पे ऐड किया गया। इंडियंस का एसोसिएशन है, डिसेंट्रलाइजेशन है। आप देखिए कि जो इंडियन पर्सन है, डिसेंट्रलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, पोर्टफोलियो है, वाइसरॉय को जो पावर दिया गया बिजनेस ट्रांजैक्शन, एंड आप देखिए कि जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजन है ऑर्डिनेंस के रिगार्डिंग में वीटो पावर के पर्सपेक्टिव से वो आपको देखने के लिए मिलेगा। 1892 के समय आप देखिए कि इंडियंस का जो मोर एसोसिएशन है, जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स उनके नंबर्स को यहाँ पे इंक्रीज कर दिया गया। नंबर्स के इंक्रीज के साथ ही आपको लिमिटेड एंड इनडायरेक्टली वे के अंदर में आपको इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी देखने के लिए मिलता है।
गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चंस को रेज किया जा सकता है, बजट का डिस्कशन है उसको यहाँ पे ऐड किया गया। तो ये कुछ प्रोविजंस हैं जिनको कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया है इस क्लास के अंदर में। नेक्स्ट क्लास के अंदर में आप देखिए कि हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे 1909 का जो मोर्ले मिंटो है उसके बारे में। 1919 का आप देखिए कि जो मोंटेगू चेम्सफोर्ड है जिसको कि मोनफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जाना करते हैं, उसके पर्सपेक्टिव से। फिर 1935 का हमारा कानून है जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉ है। आप देखिए इसका इम्पैक्ट आपको इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर भी आपको देखने के लिए मिलेगा। और आप देखिए कि वन ऑफ द ब्रॉड आपको ये जो लॉ है उसको लाया गया था जिसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी वन ऑफ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है जिसके अंदर कुछ प्रोविजंस को चेंज किया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो ऑफिस है उसको किसको ट्रांसफ़र कर दिया गया, क्या सेक्रेटरी ऑफ कॉमनवेल्थ को ट्रांसफ़र हुआ था या हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनको वो ट्रांसफ़र होता है। उसी दौरान में हमारे 1935 के लेटर फेज के अंदर में और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो डिमांड आपको देखने के लिए मिलेगा। जस्ट बिफोर द 1947 से पहले आप देखिए कि कैबिनेट मिशन के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो इस्टेब्लिश होता है, समहाउ मैनेज किया जाता है, क्योंकि अर्लियर फेज के अंदर अगस्त ऑफर है, क्रिप्स मिशन है, उनके द्वारा नहीं किया गया था, जो कैबिनेट मिशन के थ्रू मैनेज होता है। और कैबिनेट मिशन के बाद में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का इस्टेब्लिशमेंट है, उसका जो प्रोविज़न है वो हम उसके नेक्स्ट क्लास के अंदर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फ्रेमिंग है कि कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से फ्रेम किया गया, तो 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज का जो समय लगा है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, उसके अंदर और भी क्या जो प्रोविजंस को किया गया था उन सभी को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। आप रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए और अपना जो बुक है उससे रेफर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।